गुड आफ्टरनून। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। कल वीलॉग की एब्सेंट हो गई, कुछ काम हो रहा था ऑफिस में जिसकी वजह से हम वीलॉग नहीं बना सके। तो लास्ट वीलॉग में हमने कहा था कि हम कोयटा पहुँच गए थे और कोयटा पहुँच करके हमारा जो हमने कुवैत से कंटेनर भरा था पेट्रोल का, वो वहाँ पे लीक हो गया था आगे जब हम कोयटा पहुँचे। तो हमने डिसाइड किया, डैडी ने और मैंने, कि वो फ्यूल तो हमने जो कंटेनर में था वो गाड़ी में डाल दिया। डैडी ने कहा कि यार अब ऐसा करते हैं कि हम कोई ड्राइवर यहाँ से हायर कर लेते हैं और वो हमें ले जाए, हम बहुत थक चुके हैं। वाकई में 13-14 दिन मुसलसल 12 घंटे ड्राइव करना, इट वॉज एन अपहिल टास्क फॉर हिम। और जब बिल्कुल करीब आ जाते हैं मंजिल पे आप, तो आपको एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। और जब सारी तगोदो, सारी मुश्किलात सर करके अब आप पहुंच रहे होते हैं बिल्कुल, और सामने बिल्कुल मंजिल दिख रही होती है, तो एक सेटिस्फैक्शन सी होती है, कुछ रिलैक्स होना चाहते हैं आप। तो वही हुआ सिलसिला। हालांकि रिलैक्स होना नहीं चाहिए जब तक कि आप मंजिल पे नहीं पहुंचे, बट क्योंकि सिनेरियो ऐसा था हमारा कि हमें बस पहुंचना था किसी तरह से पाकिस्तान। और एक और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि द मोमेंट इराक़ ने कुवैत पे हमला किया या इन्वेड किया या दाखिल हुआ कुवैत के अंदर, उस वक्त से लेकर के अब तक, यानी जब तक हम कोयटा पहुँचे, घर वालों से कोई राब्ता नहीं था हमारा, किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं था, फ़ोन्स चल नहीं रहे थे, मोबाइल्स थे नहीं उस ज़माने में। तो ये सारे प्रॉब्लम थी। थोड़ी सी इमोशनल होने जा रही है आगे ये वीलॉग। हमने फिर किया ये कि ड्राइवर हायर किया, उसके साथ उसका एक साथी भी था, उसने कहा ये भी साथ में जाएगा, पीछे एक सूटकेस भी था। वी हैव डिसाइडेड कि डैडी ने कहा मैं गाड़ी में चला जाता हूँ, आपको ना मैं बस में बिठा देता हूँ एक सूटकेस के साथ, ताकि आप जो हो वो बाय रोड पहुँच जाओ। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। हमने वहाँ से बस की, वहाँ बस अड्डा जो होता है कोयटा में, आई डोंट रिमेंबर दैट कि क्या था वो। वहाँ पे हम पहुँचे, वहाँ पे उससे बात की, गाड़ी में बैठे बस में, और हम ये जा और वो जा। डैडी अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ कराची की तरफ रवाना हो गए। और कोई 12 घंटे का सफ़र था हमारा, ओवरनाइट सारा सिलसिला था। हम लोग कोयटा पहुँचे थे तो ज़ाहिर शाम हो गई थी, तो उसी वक्त डैडी ने डिसाइड किया कि हम निकलते हैं यार यहाँ से, बट एज सुन एज पॉसिबल वी वांट टू रीच देयर। और वो स्टेट ऑफ माइंड ऐसी थी कि ना सही तरह खा पी रहे थे ना कुछ ऐसा सिलसिला था। तो हम लोग डैडी वहाँ गाड़ी से निकल गया, मैं बस से निकल गया। अच्छा, डैडी कुछ देर पहले, कोई घंटे 1.5 घंटे पहले पहुँच गए कराची, और कराची पहुँच के हमारे घर पहुँचे और दरवाज़ा उन्होंने नॉक किया या बेल बजाई, व्हाटएवर। घर से कोई आया और डैडी को देख करके ज़ाहिर है सब हक्का बक्का रह गए। अंदर गए तो हमारी वालदा, अल्लाह उनको ग़रीक़ रहमत करे, तो उन्होंने जब नज़र दौड़ाई तो उन्होंने कहा कि रिजवी साहब कह दी थी डैडी को कि रिसा ये बताइए कि भैया कहाँ है। मुझे बड़े प्यार से भैया कहती थी, हमेशा उन्होंने भैया कहा मुझे। 2017 में, मार्च 2017 में उनकी डेथ हुई। और मुझे ये जिसे कहते हैं ना, शर्फ हासिल है कि आखिरी लम्हात में मैं अम्मी के साथ था। और बस क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अम्मी ने क्या किया कि जब डैडी ने कहा उनसे कि मसूद तो नहीं आया, मुझे तो मसूद ही कहते थे, तो अम्मी भैया कहती थी। तो अम्मी की कैफियत जो है ना, वो मैंने तो नहीं देखी, लोग बताते हैं कि अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और डैडी का गिरबान पकड़ लिया उन्होंने कहा कि ये बताइए कि मेरा बेटा कहाँ है। और फिर डैडी ने कहा कि नहीं, वो बस में आ रहा है। तो जब मैं पहुंचा हूँ ना कराची, घंटे 1.5 घंटे के बाद सामान उतारा है मैंने टैक्सी में, और टैक्सी से ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ के पहुंच जाऊँ किसी तरह से और सबसे मुलाकात करूँ। तो बहरहाल जब मैं पहुंचा हूँ घर, दरवाज़ा खोला है तो अम्मी ने मुझे गले लगा लिया और काफ़ी रोई। वो कहने कि हमें तो पता ही नहीं चल रहा था कि बेटा तुम लोग कहाँ पे हो। तो ये सारी सिनेरियो था।
और मैं माजरत चाहता हूँ, आप लोग भी को भी इमोशनल कर दिया होगा मैंने, लेकिन माँ ऐसी चीज़ होती है कि अगर वो आपके साथ है तो आप बड़े खुश नसीब होते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर वो आपके साथ नहीं भी होती है, रूपोश हो जाती है या इंतकाल फरमा जाती है, तो वो तब भी आपके साथ होती है, लम्हा ब लम्हा आपके साथ होती है। यकीन कीजिए, मैं कहीं कहीं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ या कोई ऐसी मेरी ख्वाहिश होती है कि जो नहीं पूरी हो रही होती, तो मैं गिड़गिड़ा कर अम्मी से दुआ करता हूँ, अम्मी ये मेरी ख्वाहिश है, इसको किसी तरह से ये पूरी हो जाए। ज़ाहिर है वाक़या भी सुनाऊंगा आपको। मेरे डैडी 2000 में उनकी डेथ हो गई थी, तो वो भी बताऊंगा मैं कि क्या सिलसिला था और मैंने किस तरह से डैडी के साथ वक्त गुजारा। आगे चल के व्लॉग में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। तो ये सिनेरियो था जब हम कराची पहुंच गए हैं। तो अच्छा, इससे पहले एक और भी बात हुई थी कि कुवैत के इन्वेजन से पहले ये आरिफ भाई ने मुझे याद दिलाई। आरिफ कादरी भाई हमारे बहुत ही शफीक दोस्त है, पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ इनका। तो इन्होंने मुझे एक वॉइस नोट किया, कोई 2 मिनट का वॉइस नोट था। कहने लगे कि आप लोग सब बता रहे, मसूद भाई आप सब बता रहे हैं चीज़ें कि ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, तो कोई लड़की नहीं टकराई आपको? तो इसी तरह के चुटकुलेबाजी करते हैं वो। तो मैंने ये सोचा कि नहीं, मैं बता दूं कि मैं जब कुवैत का इन्वेजन हुआ है तो उसे 6 महीने पहले मैं फंस चुका था। अरे भाई, मेरी इंगेजमेंट हो चुकी थी, तो वो उस सिनेरियो से निकल चुका था मैं। तो बहरहाल ये कि यहाँ पे और लोग भी इंतज़ार कर रहे थे मेरा। तो ये हुआ सिलसिला। चलिए फिर मुलाकात करते हैं अगले वीलॉग में। ये वीलॉग तो कंप्लीट हुआ, पाकिस्तान पहुँच गए हम, और इससे आगे अभी और भी, कहते हैं ना कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। हम बताएंगे आगे हमारी ज़िंदगी में और आगे इससे आगे क्या हुआ और किस तरह से हमने आगे एक्सेल किया। क्योंकि हमारी जमा पूंजी जो थी वो एक गाड़ी थी 76 मॉडल मार्क 2, और 6000 मेरे पास, 6000 डैडी के पास, जिसमें से कुछ खर्च भी हो चुके थे। यही सारी जमा पूंजी थी और कुछ भी नहीं था। और वहाँ से फिर हमने स्टार्ट किया। डैडी कह चुके थे कि मैं काम नहीं करूँगा, और वाकई में उन्होंने काम नहीं किया। लेकिन बीच में क्या हुआ वो मैं आपको अगले वीलॉग में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया।